Good morning, all of you. Audible, visible. होपफुली सबका टेस्ट बढ़िया गया होगा और जो भी गलतियां हुई हमें एनालाइज करना चालू कर दिया होगा। एनालिसिस करने के लिए मैंने समझाया था, तो होपफुली एनालिसिस करोगे तो इसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा ज़रूर, है ना। इसको कंटिन्यू रखना। एनालिसिस की जो एक्टिविटी आफ्टर एवरी टेस्ट विल हेल्प यू। आपको थोड़े टाइम में इसका रियलाइजेशन हो जाएगा, है ना। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट और रोटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ द एक्सिस अबाउट ओरिजिन। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए, होपफुली अटेम्प्ट कर लिया होगा, हाँ या ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस। इस तरह का अपन ने क्लास में लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी किया था। आई शोड यू टू मेथड्स, होपफुली सबने ही कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया है। आई थिंक आंसर सबका यही आया होगा कि ओरिजिन को 1,3 पे शिफ्ट करना चाहिए। डन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दिया था अपन ने कि अगर ओरिजिन को 1,1 पे शिफ्ट कर दें तो इन तीनों कर्व की इक्वेशन चेंज होके क्या बन जाएगी। अगेन इजी क्वेश्चन, है ना। अपन ने 1,1 पे अगर ओरिजिन को शिफ्ट किया है तो अपना जो कैपिटल एक्स होता था, यानी नया शिफ्टेड एक्स और वाई होता था, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकाल लिया और ये उठा करके तीनों कर्व की इक्वेशन में पुट कर दिया। तो फर्स्ट का आंसर ये आएगा, सेकंड का ये आएगा, थर्ड का ये आएगा। आई थिंक कैलकुलेशन पार्ट हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं, है ना। और अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो सिंपल सा काम है, ये एक्स और ये वाई ये उठा के तीनों इक्वेशन में रखना है बस, और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है ना, क्योंकि काफ़ी समझा दिया था लास्ट क्लास में भी। तो अब कैलकुलेशन का काम तुम्हारा है, होपफुली कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने रोटेशन ऑफ एक्सेस पे दिया था, जिसमें अपन ने 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था अबाउट ओरिजिन। तो एंटी क्लॉकवाइज में अपन को पता आएगा था कि थीटा को पॉजिटिव लेना है। फिर अब बस फॉर्मूला लगाना है। तो नया जो अपना एक्स हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा, और नया जो वाई हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। तो कर लिया होगा आई थिंक। ये वैल्यू आती है, नया एक्स आ जाएगा √3, नया वाई आएगा -5। ठीक भाई, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब इजी चीज़ें तो सबसे हो गई होंगी, इसलिए मैं वैसे तो सॉल्यूशन लिख देता हूँ। बाकी अपन जनरली इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देते हैं, वरना सिर्फ अपन आंसर दे देते हैं कि आंसर ये है, और सही तरीका वही है ना। क्योंकि ये तो क्या हुआ कि जिन्होंने नहीं भी करा है उनको बगैर मेहनत के मिल गया, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं उसका। लेकिन फिर भी ठीक है, अपन आंसर चेक कर सकते हैं अपना। एक अपने को ये क्वेश्चन दिया था 45 डिग्री, अब इसमें क्लॉकवाइज बोला था, तो थीटा को अब नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये अपना एक्स डैश हो गया, या मैंने डैश की जगह कैपिटल यूज़ कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बस स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई अपना ओरिजिनल होता है। अब यहाँ डैश यूज़ करूँ या कैपिटल लिख दूँ, इट इज़ वन इन द सेम थिंग, है ना। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन अबाउट दिस। तो बस इंपॉर्टेंट ये था कि क्लॉकवाइज दे रखा है तो थीटा को नेगेटिव लेना है, और ये मैंने लास्ट क्लास में काफ़ी बार समझाया था कि अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ या ना भाई, ये आंसर आया कि नहीं है, ये आंसर आएगा। हो सकता है तुमने डैश यूज़ किया हो, बात तो एक ही है ना। इधर यूज़ एक्स डैश वाई डैश और यू यूज़ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई।
कुछ भी यूज़ कर लो, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ओरिजिनल के लिए यूज़ करें, तो आप नए के लिए एक्स और वाई यूज़ ना करो, तो अल्फा बीटा यूज़ कर लो। यार अब सब लोग मार्क्स को लेकर के कमेंट लिख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इन सब क्वेश्चंस को क्लास के अंदर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं होता है। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने कम पढ़ाया, होमवर्क भी कम दिया, और सिलेबस को भी अपने को टाइम पे चलाना होता है। इसलिए ये सब डिस्कशन ना करें, है ना। टेस्ट इज इमटेरियल, ठीक है ना। आपने जो किया, आपको उससे ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी जो कमियां हैं उसे मैं हटाऊं, है ना। जो मेरे से गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को मैं अगले पेपर में ना करूं। इससे ज़्यादा अपन टेस्ट को अहमियत ना दें, अगर अपन पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। जो पढ़ने वाले नहीं है, वो तो बेकार का टाइम पास करते रहेंगे, सिंपल सी चीज़ है। बट अगर अपन पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अपने को टेस्ट पेपर से इतना ही मतलब होना चाहिए कि क्या मैंने पढ़ा और क्या मैंने गलत किया और उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। इम्प्रूवमेंट इज द ओनली पर्पस ऑफ टेस्ट एवरी टाइम। This test marks will not matter. It is only the test which is given by you to find out your weaknesses. इसलिए मैं बार बार पिछली क्लास में भी समझाया था, मैं वापस अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग पढ़ाने नहीं दे रहे और वो कमेंट में ये सारी बातें लिख रहे हैं, है ना। एक दो नहीं है, काफ़ी लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अपन पढ़ाते पढ़ाते ये सारी चीज़ों को डिस्कस करें जिनका मतलब कोई सेंस नहीं है। अगर आपको टाइम पास करना है तो फिर बात अलग है ना। तो फिर मैं वो टीचर नहीं हूँ जो मतलब ये टाइम पास करूँगा, ठीक है ना। इसलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड पुट बैक आवर कोर्स एंड सिलेबस, है ना। ठीक है, आगे बढ़े हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये सबका आंसर आ गया होगा, ठीक है ना। नाउ वी आर मूविंग टू, एज वी सेड इन द लास्ट क्लास, वी हैव कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि नाम से सुनने को मिल रहा है, पेयर मतलब, है ना, जोड़ा, यानी दो स्ट्रेट लाइन को हम एक साथ टैकल करेंगे। अभी तक हम लोगों ने दो स्ट्रेट लाइन टैकल करी है ना, लेकिन हमने उनको अलग अलग टैकल किया है। अब हमें अगर उनको एक साथ टैकल करना है, तो यानी कि एक लाइन की इक्वेशन और दूसरी लाइन की इक्वेशन को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस बिकम्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो यू कैन रियलाइज कि वहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का भी टर्म आएगा, एक्स वाई का भी टर्म आएगा, सिर्फ एक्स का टर्म, सिर्फ वाई का टर्म और कांस्टेंट का भी टर्म आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक्स प्लस वाई माइनस टू को आप एक्स माइनस फोर वाई प्लस सेवन से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपने दो लाइंस को मल्टीप्लाई करा, तो अब जो अपने को कर्व मिलेगा, इसे अपन कहते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देख सकते हो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो एक एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, एक वाई स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, एक ये वाला एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई का टर्म आएगा। अब जब ये वाला एक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको एक्स का टर्म मिलेगा। इसी तरह से जब ये वाला टर्म इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको एक वाई का टर्म मिलेगा। और जब ये माइनस टू वाला टर्म सेवन से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा। तो आप फील कर सकते हो कि इस तरह की इक्वेशन में जनरली आपको क्या दिखेगा, एक एक्स स्क्वायर का भी टर्म दिखेगा, वाई स्क्वायर का टर्म दिख सकता है, एक्स वाई का टर्म दिखेगा, एक्स का टर्म दिखेगा, वाई का दिखेगा और कांस्टेंट दिखेगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पर वैसे तो कोई बच्चा एक काम करता नहीं है ना, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे अपन पढ़ाते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो अपन कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मैं लिख ही रहा हूँ, अब बच्चे अपने आप क्या मान लेते हैं कि दो लाइन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा करो सर, एक्स प्लस वाई बराबर टू लिख दो, और सर फोर एक्स प्लस वाई बराबर माइनस वन लिख दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये गलत है। दिस इज नॉट हाउ यू मल्टीप्लाई एंड गेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। आपको अगर स्ट्रेट लाइन्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसी फॉर्मेट में लिखने को कहा गया है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लास में जब लेक्चर लेता हूँ, तो कुछ बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, और फिर वो बोलते हैं कि सर आपने ऐसा कहा था, तो सर देखो ऐसा तो यहाँ हो ही नहीं रहा है। अब मैं यहाँ पे ये लाइन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे बच्चे को समझ में आना चाहिए लाइन कौन सी है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को उसी फॉर्मेट में लिख के मल्टीप्लाई करना है। अब आपने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले गए, तो ये आपका खुद का इंटरप्रिटेशन है, मैंने तो ऐसा नहीं समझा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लाइन लिखनी है इस तरह के फॉर्मेट में, ऐसे इज इक्वल टू जीरो ही चाहिए, तो राइट हैंड साइड पे जीरो ही आना चाहिए, बाकी सब इधर आना चाहिए जो भी आप लिखना चाह रहे हो। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो आपको क्या मिल जाएगा,
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आई क्या कि अपन लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करेंगे। अभी भी मैंने समझा दिया। तो कुछ लोगों की होती है ऐसी आदत कि उनको सीधे तरीके से आप बोलते जाओ तो भी वो हमेशा उल्टा ही समझते हैं। तो लीव देम अपार्ट। अपन लोग तो मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से फील करें कि अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो लाइन मल्टीप्लाई आपस में कैसे होगी। ये बात समझ में आया सब लोगों को? ठीक है। तो नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट विद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो ये आर्टिकल आप देखोगे कि ऐसा आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा जेई टच नहीं करता है ना। अगर आप इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस देखोगे पास के 20 ईयर्स के पेपर में, तो आप देखोगे कि सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर तो सर ज़्यादा सवाल आ ही नहीं है। तो इनफैक्ट यही है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अपन जो इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो अपने को ज़्यादातर है ना कोनिक सेक्शन में अपन देखेंगे, इसका रिफ्लेक्शन अपने को देखेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अपन लोग ये सोचें कि अपने को ज़्यादा शीट में सवाल जेई की एक्सरसाइज में बच्चे ज़्यादा ढूंढते हैं, है ना। जनरली बच्चे का आउटलुक क्या होता है कि जेई मेंस की एक्सरसाइज देखो और जेई एडवांस की देखो, और फिर वो बच्चे एनालिसिस करने लग जाते हैं कि भाई जेई एडवांस में तो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ज़्यादा सवाल देखा ही नहीं, जेई मेंस में भी नहीं देखा। तो फिर वो अपने आप मान लेते हैं कि अच्छा ये जो आर्टिकल है ना ये तो सर ने ऐसे ही पढ़ा दिया टाइम पास करने के लिए। तो फिर मैं बोल देता हूँ कि कोई भी चीज़ जो पढ़ाई जा रही है ना यहाँ पर अपने को एलन में, कोई भी चीज़ टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाई जाती, है ना। हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग है। अब वो आज नहीं, शायद 10-15 दिन बाद काम आए, है ना। और आपको शीट करोगे तो भले जेई मेंस और जेई एडवांस में क्वेश्चन ना दिखे, लेकिन आपको S1 S2 O1 O2 इन सब में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर इनमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसका मतलब अपना टेस्ट पेपर जब होगा उसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फिर ऐसा क्यों सर? क्योंकि हम अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उसके आने के चांसेस हैं फ्यूचर में, आगे वो इसके ज़्यादा जितना अभी तक पूछा गया है उससे ज़्यादा वो पूछा जा सकता है ना। इसको अपन है ना ये नहीं कह सकते कि ये अनसर्टन है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, इस तरह की बात अपन नहीं करेंगे। इसलिए जो भी अपने को पढ़ाया जाए, भले उसके जेई मेंस में और जेई एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चन ना दिखे, अपने को उसको उतना ही पढ़ना है जितना पढ़ाया जा रहा है। आई बात समझने सब लोगों को? ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अब होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई क्या मतलब है इसका? होमोजीनियस का मतलब समझते हैं, है ना, एक जैसा, है ना, यूनिफॉर्म। तो एक्स और वाई में होमोजीनियस का मतलब है, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं कि लेट अस से वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस वाले टर्म में एक्स और वाई की डिग्री बताओ क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्स की डिग्री तो 2 है और वाई की 0 है क्योंकि वाई का टर्म नहीं है। तो दोनों का सम कितना हुआ? सर 2 हो गया। मैंने कहा इस वाले टर्म में बताओ एक्स और वाई की डिग्री का सम बताओ, तो सर एक्स की तो 1 है और वाई की भी 1 है, तो सर ये भी 2 आ गया। ठीक है, इसमें बताओ जरा, तो सर एक्स की 0 है और वाई की 2 है, तो सर ये भी 2 आ गया। क्या हमको दिख रहा है सब में एक्स और वाई की डिग्री का जो सम है वो सेम आ रहा है यहाँ पे इन ईच एंड एवरी टर्म? हाँ है ना। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। कितने डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे इसको अपन? 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 आ गया सबको समझ में? तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल। जरा बताएंगे ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है तो कितने डिग्री की है?
तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि सर यहाँ पर आपका एक्स और वाई की डिग्री का जो सम है वो 3 है, इसमें भी एक्स और वाई की डिग्री का सम 3 है, यहाँ पर भी 3 है। लेकिन सर देखो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये 0 हो गया, तो ये डिस्टर्ब हो गया सर, ये होमोजीनियस नहीं है सर। तो अभी भी देखो इतना सिंपल तरीके से समझाने के बाद भी देयर आर अराउंड 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको बोला है कि इट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, उन्होंने ऐसा बोल दिया है। 80 से 90% लोगों ने तो मना कर दिया, लेकिन 10% अभी भी लोग प्रेजेंट है ऐसे जिन्होंने इसको बोला है कि सर दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो अगेन यू कैन सी कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, और ये लोग जो हैं अपनी ही दुनिया में कहीं खोए रहते हैं और कुछ ना कुछ अपना ही इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, और ध्यान से समझने के बाद अपनी मर्जी से कुछ मत मान लेना, जो मैं कह रहा हूँ उतना देखें अपन, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस इज नॉट होमोजीनियस, दिस इज नॉट होमोजीनियस। हम होमोजीनियस इक्वेशन की जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे फिर गौर में लाना चाहूंगा कि ऊपर देखो मैंने होमोजीनियस इक्वेशन किस में लिखी है, एक्स और वाई में। जब आप आगे पढ़ोगे, अगर आप लोग आगे कोई ऐसी ब्रांच लेते हो जिसमें आपको मैथ्स कॉलेज में ज़्यादा काम आती है, तो आप देखोगे कि सिर्फ एक्स और वाई में होमोजीनियस नहीं होती है। होमोजीनियस इक्वेशन कैन बी इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इट कैन बी अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, इट कैन बी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 10 वेरिएबल्स ऑल्सो। तो अपन यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं सिर्फ अपन 2 वेरिएबल में होमोजीनियस इक्वेशन को डील कर रहे हैं, सिर्फ एक्स और वाई में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही वेरिएबल में होमोजीनियस इक्वेशन होती है। देयर एग्जिस्ट होमोजीनियस इक्वेशन विच आर इन 3 वेरिएबल्स, विच आर इन 4 वेरिएबल्स एंड मोर देन। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? तो आप आगे अगर आपकी ब्रांच रहती है जिसमें आपको मैथ्स का काम ज़्यादा रहेगा, तो आप कॉलेज में वो भी देखोगे, उनका भी आप लोग यूज़ देखोगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? ध्यान से अपन देख लें और अपन बताएं क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इस बार किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया है ना। आई थिंक एक ने दे दिया गलती से, 2 ने दे दिया गलती से, अब पता नहीं अभी भी क्यों दे रहे हैं, भगवान जाने। बट ऑब्वियसली इसकी डिग्री 4x और y के टर्म में इसकी भी 4 है। ये मैंने फिर से जानबूझ के ये लिख दिया, ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं लिख सकता, मैंने फिर से लिख दिया। तुम इन दोनों को जोड़ के 10x की पावर 4 लिख दो, ये भी डिग्री 4x और y को जोड़ेंगे तो। बट ये फंस गया यहाँ पे, ये 0 नहीं है। तो फिर मैंने एक क्यों एग्जाम्पल लिखा, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने जो क्लास में कराया था तो आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाली डिग्री जोड़ी थी, आपने राइट हैंड साइड की तो बात ही नहीं करी थी। तो फिर अगेन वही वाली बात है कि वो लोग अपनी मर्जी से ही कुछ ना कुछ इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। मैंने कहा जितने भी टर्म दिख रहे हैं उन सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए, है ना। तो अगर अपन ने इज इक्वल टू 0 लिख रखा है इस तरह से, तो अपन यहाँ सारे टर्म देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है, तो अब इसको आप -6 इज इक्वल टू 0 बनाओगे। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? तो अगेन हम कहेंगे कि दिस इज नॉट होमोजीनियस। चलो इसको ऐसा करते हैं, होमोजीनियस बना देते हैं। तो अब क्या होमोजीनियस हो गई? तो ये बिल्कुल सर होमोजीनियस है, दिस इज नाउ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा। अगेन देखो ये सब बेसिक मैथ्स है, मतलब एक कॉमन सेंस है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता ही नहीं है। अपन लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़कर आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन अपन ने खत्म कर लिया है। ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, कितने डिग्री की? 2 डिग्री की। क्या इसमें अपन ध्यान से देखें 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है?
x को 0 और y को 0 रखने पे क्या LHS इक्वल टू RHS हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। क्या यहाँ हो रहा है इस जगह पे? तो सर यहाँ नहीं हो रहा है सर, क्योंकि ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, लेकिन 1 इज इक्वल टू 0 नहीं होता, तो सर ये नहीं हो रहा है। क्या यहाँ पे 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है? क्या x 0 और y 0 सेटिस्फाई हो रहे हैं? सर बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब समझ गए तुम लोग कि जब मैं होमोजीनियस बोलूंगा तो भले वो डिग्री 2 हो या डिग्री 4 हो या डिग्री 100 हो या डिग्री 1000 हो या डिग्री n हो, अगर इट इज होमोजीनियस तो हमेशा उसको 0,0 सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने? कई बात समझ में। अब आती है बात कि 0,0 सर उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका कुछ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है क्या? तो हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि ये जो अपन ने लिखा है, दिस इज नथिंग बट 2 लाइन्स, यानी कि दिस इज पेयर ऑफ लाइन्स। क्या लिखा हुआ है ये? हम देखेंगे अभी आगे कि दिस इज व्हाट, पेयर ऑफ लाइन्स। ये 4 लिखा हुआ है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4। ये कितनी लाइन्स हैं? दीज आर 4 लाइन्स। कितनी लाइन्स हैं ये? 4 लाइन्स हैं। भले हम इन लाइन्स को इंडिविजुअली सेपरेट करके निकाल पाए या ना निकाल पाए, बट ये स्टेटमेंट हमेशा सत्य है। वापस से बोल रहा हूं मैं कि भले ये 4 अलग अलग लाइंस जो इसमें मल्टीप्लाई करके लिखी गई हैं, मैं इनको अलग अलग निकाल पाऊं या ना निकाल पाऊं, बट ये सत्य हमेशा रहेगा कि अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है किसी डिग्री की, तो अगर ये 4 डिग्री की है तो ये डेफिनेटली कितनी लाइंस लिखी हुई हैं? 4 लाइंस लिखी हुई हैं, जो कहां से हमेशा पास करेंगी? जो हमेशा ओरिजिन से पास करेंगी। ये बात समझ में आई क्या? ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी? दे विल ऑलवेज रिप्रेजेंट दोज नंबर ऑफ लाइन जितने डिग्री की वो होमोजीनियस इक्वेशन है, और वो हमेशा कहां से डेफिनेटली पास करेगी? 0,0 से हमेशा पास करेगी। ये बात अपन अच्छे से अपने दिमाग में बैठा ले। अब इसके लिए अपन क्या करें? इसके लिए अपन थोड़ा आगे थ्योरी को बढ़ाते हैं और इस चीज को अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 अपने को इस चैप्टर में मेनली डिग्री 2 से डील करना है ना? तो जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या है? तो इट इज ऑफ दिस फॉर्मेट, सम ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? क्या लिखा मैंने? ये जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? अपन बोलेंगे दिस represents pair of straight lines passing through origin। कहां से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन से? है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है जो हमेशा कहां से पास कर रही हैं? ओरिजिन से। समझ में आया क्या? अब यहां पर एक चीज ऐसे समझने की जरूरत है, अभी मैं मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा, बट अपन ऐसे ही थोड़ा सा विजुअलाइज करें इसको कि जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक से डील करते थे, है ना? हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है सब लोगों ने। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का भी यूज आएगा इस आर्टिकल में। आई होप सब लोगों को क्वाड्रेटिक अच्छे से आता है, तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी जो स्टेटमेंट्स मैं बोलूंगा या जो मैं कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक के इस्तेमाल करूंगा उसमें। तो मैं कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक जब हम डील करते हैं तो हम लोग हमेशा कहते हैं क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन हमारे सामने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हमेशा सर 2 रूट होंगे, हम लोग ऐसे ही कहते हैं स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते थे उसका एक डी आता था, डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, वो हमें नेचर ऑफ रूट बता दिया करता था। तो डी अगर पॉजिटिव आता था तो हमें वो कहता था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर डी 0 आता था तो हम कहते थे सर इसके तो कोइंसिडेंट रूट्स हो गए। सर डी नेगेटिव आया तो हम कहते थे रूट्स आर इमेजिनरी। फिर हमें पता चला कि रूट्स इमेजिनरी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि रूट्स रियल ही होते हैं। तो हमें पता चला रूट्स इमेजिनरी होते हैं, तो हल्का हल्का सा हमें बेसिक मैथ्स में बताया गया था, एक आयोटा करके टर्म होता है जिससे अंडर रूट ऑफ -1 कहते हैं, वो एक इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर्स भी नंबर लाइन पे होते हैं। हमारी नंबर लाइन के लिए हमने जब पढ़ा था
तो सबसे पहले अपना नेचुरल नंबर आया था, फिर होल नंबर आया था, फिर उसके बाद इंटीजर्स आए, फिर आपके रैशनल नंबर आए, रैशनल नंबर और आपके इरेशनल नंबर जुड़े तो रियल नंबर बना, तो रियल नंबर के बाद पता चला भैया इमेजिनरी नंबर भी पॉसिबल है, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमारा नंबर लाइन को माना गया कि कंप्लीट हो गया। क्या ये बात सही है क्या? ऐसा सब हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है। ये मैंने बात इसलिए यहां पे बोली क्योंकि अगेन मैंने कहा ना, कुछ लोग जो मैं बोलूंगा उसे ना सुन के अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, कि मैंने सिर्फ इतना बोला है यहाँ पे कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन है, कितने डिग्री की है ये, 2 डिग्री की है, तो ये हमेशा आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ही करेगा, जो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। अब मैंने ये नहीं कहा अभी कि ये हमेशा दो लाइंस जो होंगी ये दोनों रियल ही होंगी, यानी यहां पर भी मैं बोलूंगा अभी थोड़ी देर में, लाइंस विल बी समटाइम्स इमेजिनरी समटाइम्स रियल। समझ में आया क्या? बट भले वो रियल हो या वो इमेजिनरी हो, वो डेफिनेटली हमेशा कहां से पास करेंगी, उनको हमेशा ओरिजिन से तो पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि 0,0 हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। भले तुम एच, ए और बी को कुछ भी लेते जाओ, लेकिन 0,0 इज ऑलवेज गोइंग टू सेटिस्फाई इट। समझ में आया क्या? का देखो मैंने अभी कुछ समझाया है, अब जो मैं समझा रहा हूं उसके बाद डेविड होकर के कमेंट आने लग गया है, सर इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी रूट्स क्या होती थी, क्या होती थी इमेजिनरी रूट्स? अगर मैं तुमसे इसका काउंटर पूछूं कि व्हाट आर इमेजिनरी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती थी इमेजिनरी रूट्स जिनको हम रियल नंबर 9 पे प्लॉट नहीं कर पाते? बस वही चीज यहां पर भी है, अगर लाइंस इमेजिनरी है तो हम उसको x5 लाइन पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे। मतलब जो चीज पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल हम लोग उसको छोड़ देते हैं साइड में, और फिर उसके बाद हम अनाप शनाप जो मन में आता है वो हम टाइप करने लग जाते हैं। मैंने हमेशा देखा ये चीज। देयर आर 3 people to 4 people इन दिस बैच जिनका नाम याद हो चुका है मुझे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो उस समय नहीं सुनेंगे, और उसके बाद फिर है ना उसके जो डाउट्स है ना, वो दिन भर फिर मेरे को परेशान करते रहते हैं कि सर ये कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था। जब पढ़ाया जा रहा है तब बिल्कुल नहीं सुनना है टीचर को, उस समय बिल्कुल भी नहीं सुनना है कि सर क्या बोल रहे हैं अभी तक, क्या अभी मैंने पढ़ाना चालू करा है, मैं कह रहा हूँ इतना बस सुनते जाएंगे, आगे मैं भी सब दिखाऊंगा। नहीं, वो सब छोड़ेंगे साइड में और अपनी मर्जी का जो है ना बोलना है ना वो बोलना चालू कर देंगे। खैर एनीवेज, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का मीनिंग आई थिंक सबको समझ में आ गया है। स्टैंडर्ड अपीयरेंस कैसा होगा समझ में आ गया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है समझ में आ गया है, और ये हमेशा कहां से पास करेगा समझ में आ चुका है। इतना सबको समझ में आ चुका है जितना मैंने अभी तक बोला है। हाँ है ना? आगे बढ़ता हूं मैं, इसी को जनरलाइज कर देता हूं मैं यहाँ पे और कह देता हूँ उसको होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। अब डिग्री 2 नहीं, अब डिग्री एन की बात कर लेते हैं। अब मैं तुमसे सिंपल सा पूछता हूँ, अगर डिग्री एन की होमोजेनियस इक्वेशन है तो बताओ क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या आंसर दोगे बताओ? अगर मैंने डिग्री 2 का तुम्हें समझाया तो जल्दी बता दो फटाफट। व्हाट इज दिस होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन गोइंग टू रिप्रेजेंट? सर इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एन स्ट्रेट लाइंस डेफिनेटली पासिंग थ्रू ओरिजिन। सिंपल एज दैट। इतना सा लाइन बोलने को बोला है मैंने। वो कितनी रियल होंगी, वो कितनी इमेजिनरी होंगी, मैंने कहा इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है अभी, तो ये हमारा अभी काम है ही नहीं। अभी हमारा काम क्या है कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन कैसी होगी, ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है भाई, है ना, एक्स की पावर एन, फिर यहाँ पर मैंने कुछ ए एन माइनस वन ले लिया, एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई की पावर वन, फिर इधर आएगा ए एन माइनस, देखो ए एन माइनस वन, ये सब अपन लोग फेमिलियर इस नोटेशन से, अपन ने जनरल पॉलिनोमाइल भी पढ़ा होगा डिग्री एन का, तो वहां पे नोटेशन जरूर देखा होगा, तो इसलिए कोई ये ना कहे कि सर ये क्या मतलब है, ये ऐसे चलता रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। दिस इज, या तुम ऐसा चाहो तो अगर तुम इससे कंफर्टेबल ना हो तो मैं यहाँ पे इनको A1 A2 लिख देता हूँ, A1 A2 A3, और ऐसे चलते चलते अपन आ रहे हैं AN+1
और ये y की पावर n इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। ठीक है। और अगर किसी को लगे सर हमें तो ये भी नहीं पसंद है, तो ठीक है, यहाँ तुम कुछ अल्फा लिख दो, यहाँ कुछ बीटा लिख दो, यहाँ कुछ गामा लिख दो, यहाँ कुछ डेल्टा लिख दो, कुछ भी लिख दो। मतलब आई थिंक दीज आर कॉन्स्टेंट्स, नथिंग मोर देन डेट। हमें ध्यान किस पे देना है, हर एक टर्म को पकड़ो और उसमें एक्स और वाई की डिग्री का सम करो। पकड़ो एक्स और वाई की डिग्री का सम देखो, पकड़ो और एक्स और वाई डिग्री का सम देखो, और इज इक्वल टू राइट में 0 होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? तो क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? इज दिस अ होमोजेनियस इक्वेशन? So yes sir, this is homogeneous equation. So what does this represent? So this represents n straight lines passing through origin. पल्ले पड़ा? ठीक है, मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि ये n स्ट्रेट लाइन्स है। अब कितनी रियल हैं कितनी इमेजिनरी हैं अभी मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं, सिंपल एज दैट। ठीक है क्या यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। अब वापस से हम लोग इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है उसी पे वापस आ जाते हैं, यानी कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, क्योंकि हमें यही पढ़ना है इस चैप्टर में। डिग्री n तो हम लोग पढ़ने वाले नहीं, जनरल आइडिया दे दिया उसका मैंने। हम इसको पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, डिग्री 2 का। ध्यान से सुनना। वापस से अपन आ गए इसी पे। ये हमारी थी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब मैं तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये लाइन 0,0 से पास करेंगी दोनों? हम बोलोगे सर हाँ करेगी। तो मैंने कहा एक बात याद करो, स्टार्टिंग बताया था, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो वो लाइन कैसी होती है? तो तुम बोलोगे सर y बराबर mx होती है, हाँ या ना? अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो सर वो y बराबर क्या होती है? mx होती है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ m की वैल्यू को इस तरह की लाइन में y अपॉन एक्स का रेशियो बोल सकते हैं। अब तुम इस बात को समझना जो शायद तुमने अभी तक कभी सोची भी नहीं हो, कि जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है, ऐसे कोई लाइन है, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो हम इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, लेट से मैंने इसके ऊपर 3,5 पॉइंट लिया, तो ये तुम्हें दिखना चाहिए कि इस लाइन का स्लोप अपने आप ही कितना हो गया, 5/3 हो गया। क्योंकि अगर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो एक पॉइंट तो 0,0 ही है, तो इसका स्लोप क्या हो गया अपना 5/3। इसका मतलब इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका अपन y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट का अगर क्या ले लें, रेशियो ले लें, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू द स्लोप ऑफ दैट लाइन। हाँ या ना? अब मेरी बात को अगर सुना है ध्यान से तो अब समझ जाएंगे कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूँ। अगर कोई लाइन 0,0 से पास कर रही है तो डेफिनेटली वो लाइन y बराबर कैसी होगी, mx होगी। अब मैंने कहा कि ये कितनी लाइन्स हैं? सर ये 2 लाइन्स हैं। इसका मतलब है ये जो 2 लाइन्स हैं, एक का स्लोप m1 होगा तो एक का स्लोप m2 होगा। तो इस तरह की 2 लाइन्स मिलने वाली है मेरे को, हाँ या ना? और अगर ऐसा दिख रहा है मुझे कि इस तरह की 2 लाइन्स मुझे मिलने वाली है, तो आई थिंक ये सबको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। आई होप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे सबको ये दिख रहा होगा। और अब मैं इस वाले टर्म को y अपॉन एक्स को m बोलूं तो आई थिंक सबको दिख गया है कि सर ये तो आपने m में क्वाड्रेटिक बना डाली, जिसके रूट सर m1 और m2 हैं, और सर यही m1 m2 वो 2 लाइन के स्लोप होंगे, हाँ कि ना? सर और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सर m1 प्लस m2 सम ऑफ द रूट हो गया, तो सर ये तो -2h अपॉन कितना हो गया, अपन ने x लिख दिया गलती से, ये अपना a है, दिस इज b एंड दिस इज a। ठीक है, तो m1 प्लस m2 कितना हो गया? तो सर -2h अपॉन b होगा। और m1 m2 कितना हो जाएगा? व्हाट इज m1 m2? सब प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो गया? a अपॉन b हो गया, हाँ कि ना?
हाँ क्या ना। अच्छा ऐसे ही, वैसे तो ये बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो M1 M2 का प्रोडक्ट -1 होगा, तो यानी कि A/B -1 हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो, A+B0, A+B0 किसके अंदर अपन देखेंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मैं कोई लाइन लिखूं जिसमें x² और y² के कोफिशिएंट का जो सम है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब समझ गए, वो जो दो लाइन से जो ओरिजिन से पास कर रही हैं वो डेफिनेटली आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। हाँ कि ना। ठीक है, सिंस दिस इज क्वाड्रेटिक, तो इसका जो नेचर ऑफ रूट है वो डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। तो आई थिंक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सब लोग देख सकते हैं, B² minus 4ab, it is coming out to be 4 times h² minus ab। यहां तक क्लियर है सबको, डी आ गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। अच्छा अब तुमसे सिंपल सी बात अगेन वापस से, अगर डी पॉजिटिव है इसका मतलब, तो सर बोलोगे सर डिस्टिंक्ट रूट्स, इसका मतलब M1 और M2 दो अलग अलग वैल्यू दे रहे, अलग अलग वैल्यूज होंगी। डी जीरो हो गया था सर, M1 M2 सेम हो गया। अब इमेजिन द सिचुएशन, अगर डी जीरो हुआ तो M1 और M2 बराबर, और M1 और M2 बराबर, इसका मतलब आप बोलोगे सर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल। बट यहां पे भूल मत जाना कि लाइन कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। इसका मतलब यहाँ पे जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। ये बात समझ में आया क्या, यहाँ पर ये जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। नहीं आई इस बात समझ में। और फिर से वही वाली बात कि अगर ये नेगेटिव हो गया तो डी नेगेटिव होने का मतलब है कि एम की वैल्यू आपकी रियल ही नहीं आई। रियल नहीं है मतलब इमेजिनरी एम है। इसका मतलब जो लाइन है वो ओरिजिन से तो पास कर रही है, बट वो लाइंस इमेजिनरी होंगी। समझ में आया क्या। हम इन लाइंस जो इमेजिनरी है इनको भी डील करते हैं, बट ये हम डील करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगले साल तुम स्ट्रेट लाइन और सर्कल, ये जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, ये जो पूरा अपन पढ़ेंगे अभी 2D वाला, ये सेम चीज आप कॉम्प्लेक्स नंबर में 3D उसमें पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। क्लियर है क्या। 12th क्लास के अंदर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां पर अपन लोग कह सकते हैं पहला पॉइंट, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो। अब डी की जगह में देखो, क्योंकि डी मतलब सामने लिखा हुआ है इसलिए मैं ये वैल्यू को इस तरह से बोल रहा हूँ, इफ h² इज ग्रेटर देन ab, दिस इंप्लाइज रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस passing through origin। passing through 0,0। फाइन। दूसरा पार्ट, if h² is equals to ab, we will get real and coincident lines इस केस में। तीसरा पार्ट, अगर h² लेस देन ab हो जाए तो you will get imaginary lines। passing through origin। इतना मुझे लगता है कि सब लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा कि अगर मैं ये a h और b को रियल नंबर ले रहा हूँ तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स। पता होगा शायद सबको, इमेजिनरी रूट्स कभी भी अकेले अकर नहीं करती हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं तो ये सब बातें अगर किसी ने तमीज से क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो उसको सब आता होगा ये जो मैं बोल रहा हूँ। जो नहीं पढ़ते उनको शायद ये सब डाउट रहता होगा, जब कोई स्टेटमेंट इस तरह का टीचर बोल देगा तो शायद उनको, अगर पढ़ा वाला नहीं है, रिवाइज वगैरह नहीं करते, तो उनको शायद ये सब क्लियर नहीं होगा शायद। बट आई थिंक सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पर ये बी एच और ए को रियल नंबर ले लूँ तो यहाँ पर आपकी जो इमेजिनरी रूट्स आएंगी दे विल ऑलवेज अकर इट पेयर।
ऑफ कॉन्जुगेट्स। हाँ क्या ना, बता दो। अब सिंस हम लोग ये समझ चुके हैं कि कब वो लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट होंगी, कब वो कोइंसिडेंट होगी और कब वो इमेजिनरी होंगी, अगर मेरे पास M1 और M2 की सेपरेट वैल्यूज हैं तो हम लोग देखो पुराना जो पढ़ा है वो तो भूलना नहीं है ना। ये नहीं कि हम लोग, कुछ बच्चों की ऐसी आदत होती है स्ट्रेट लाइन खत्म तो अब स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट भूल जाओ, नया चैप्टर है तो नए कॉन्सेप्ट आएंगे। जो पीछे पड़ा हुआ है वो तो काम हमेशा आता रहेगा आगे के चैप्टर्स में, इतना हमको पढ़ के समझ में आ चुका होगा अब तक। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे M1 और M2 की वैल्यू पता है, सपोज करो M1 पता है और M2 पता है ये है, तो क्या मैं उन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला जानता हूँ क्या? कैन आई फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस? तो तुम बोलोगे सर आप बिल्कुल निकाल सकते हो। अब मैं तुमसे बोलूंगा अभी कि यार अभी मैंने तुम्हें कहा कि लाइंस इमेजिनरी हो सकती हैं, तो फिर तुम M1 M2 निकालोगे तो आयोटा वायोटा के टर्म में आएगा। तो क्यों ना मैं तुम्हें M1 प्लस M2 और M1 M2 की वैल्यू से निकालना बता दूं कि कैसे निकालेंगे एंगल, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि तुम्हें फिर M1 M2 इंडिविजुअली नहीं निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं M1 M2 इंडिविजुअली ना निकालूं और एंगल निकाल दूं तो हम लोग उसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ये समझ में आया क्या? अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मैं तुमको एंगल निकालने का तरीका बताने वाला हूँ और शॉर्टकट, रादर देन कि तुम M1 और M2 की वैल्यू निकालो। आई बात समझ में? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फॉर्मूला होता है आपका टेन थीटा बराबर M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये होता है अपना फॉर्मूला। और हम यहाँ पे थीटा को हमेशा एक्यूट पाएंगे क्योंकि मॉड लगा दिया है। तो अगर हमें ऑप्ट्यूज चाहिए तो हम पाई माइनस थीटा से निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ये एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता नहीं कितनी बार किया होगा। फाइन, नाउ M1 प्लस M2 का वैल्यू क्या था? अच्छा देखो, ये याद रखना है, मैंने यहाँ लिखा भी है कि रिमेंबर। तो ये अपना एक फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है ना। ये ना सोचे कोई कि अपन तो ये निकाल लेंगे एग्जाम में, तो अपने को हर एक चीज़ जो याद रहनी चाहिए उसका पर्पस है कि अपना टाइम बचना चाहिए एग्जाम में, ये याद रखना है। तो M1 प्लस M2 इज माइनस टू एच बाई बी, M1 M2 इज ए बाई बी। अब देखो कई बच्चे ए और बी की वैल्यू भी नहीं निकाल पाते हैं। अब जैसे मैं ए बोल रहा हूँ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी बोल रहा हूँ तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एच का मतलब क्या है? एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है। तो आपका जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो 2h है, तो h की वैल्यू क्या होगी? हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। समझ में आया क्या? ठीक है। तो यहां पर अपन ने लिखा -2h/b का होल स्क्वायर -4 टाइम्स M1 M2 की वैल्यू क्या थी? a/b, और यहाँ पे a/b। दिस इज अंडर रूट, ध्यान से देखो क्या मिल रहा है ऊपर, 4h² -4ab डिवाइडेड बाय a+b। कुछ कट पिट गया है, होपफुली दिख गया होगा सबको। तो यहाँ पे अपने को, मैं इसको एक ही लाइन में लिख देता हूँ। ये मैंने सेम लाइन में लिख दिया इसको। ठीक है, तो नाउ फॉर्मूला ऑफ tan थीटा विल बिकम 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h² - ab अपॉन a+b
एन मॉडुलस। फाइन, तो ये देखो डायरेक्टली अपने पास फॉर्मूला आ गया tan थीटा निकालने का। जैसे भी जिसको सही लगे निकाल सकते हैं भाई, अपना अपना तरीका होता है। मैंने ये तरीका बताया, ये फॉर्मूला है, अगर अच्छा ना लगे तो अपने अपने तरीके से कर लें, है ना। मैंने ये तरीका बता दिया है, ठीक है ना। ये तरीका है यूजिंग डायरेक्टली कि आपको कैसे एंगल निकालना है दो लाइन के बीच में। थीटा जो है वो एक्यूट होगा यहाँ पे, ये बोलने की बात ही नहीं है क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। थीटा एक्यूट है, तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है तो वही काम करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा। ये बात अभी भी होल्ड करेगी। और यहाँ से भी देख सकते हो, अगर a प्लस बी का सम क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan थीटा का अनडिफाइंड का मतलब एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये भूलना नहीं है, वैसे मैं लिखा देता हूँ उसको, वैसे ज़रूरत नहीं है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी का मतलब a प्लस बी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अब प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, then two lines are mutually perpendicular to each other। समझ में आया क्या? इज इट फाइन? ठीक है, तो यहाँ से वो जो अपन ने पीछे लिखा था वो भी दिख रहा है। अगर हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ले लें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। tan थीटा 0 होने का मतलब है दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। ये देखो अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पे दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, ओरिजिन से पास करती हुई पैरेलल, क्योंकि दोनों ओरिजिन से पास करेंगे तो कोइंसिडेंट होना पड़ेगा। समझ में आया क्या? एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर और बताता हूँ, अगर हम लोग फील कर सके तो। अगर ये h को 0 ले लो, सोचना जरा, इफ दिस h इज 0, इफ दिस इज 0, तो क्या मिलेगा मुझे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो तुम समझ सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अगर 0 है और हम ए और बी को नॉन जीरो बोल रहे हैं, तो ए तो 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, तो कब ये टर्म 0 के बराबर हो रहा होगा? समझ रहे हो बात को? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचेगा अगर मैं h को 0 ले लूँ तो। सोचना जरा, तब क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, ए और बी जो नंबर है वो कुछ रियल नंबर है। कब हो रहा होगा ऐसा, सोचो जरा। अगर मैं h को 0 ले लूँ तो अगर मैं h को 0 ले लूँ और ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x 0 आ रहा हो और y 0 आ रहा हो। इसका मतलब वो जो दो लाइंस है ना, दे आर नथिंग बट दे आर योर व्हाट, दे आर योर x एक्सिस एंड y एक्सिस। ऐसा अपन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोल रहे हैं सीधे सीधे। क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे कि अगर आपका h 0 हो जाए, इफ h इज 0, तो अगर a और b नॉन जीरो ले रहे हैं तो ये राइट हैंड साइड 0 है, तो इसका मतलब ये भी y भी 0 होगा यहाँ पे और x भी 0 होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो गया, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस हो गया। हाँ है ना? 0,0 तो ऑब्वियसली उसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पर a h और b आप जो भी ले लो, 0,0 तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या सब लोगों को? एक बार सब लोग पढ़ लें इस पेज को, रीड इट केयरफुली, फिर मैं अभी छोटे छोटे से सवाल दूंगा सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को, तो फटाफट ध्यान से पढ़ लें।
पीछे वाला पेज भी देख लो। अब देखो कितना टाइम दिया, लास्ट क्लास में कहा भी था, तो बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं कई बार गलत भी बोलूंगा, है ना। अभी अभी मैंने तुमको बेवकूफ़ बनाया और एक भी स्टूडेंट ने कोई भी काउंटर नहीं किया। ध्यान से सुनना, अगर एच ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ से भी देखो, इसीलिए मैंने दोनों पेज ओपन करके देखे। अगर एच ज़ीरो हो गया तो ये ज़ीरो हो गया, तो अगर m1 प्लस m2 ज़ीरो होता है तो उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? m1 प्लस m2 ज़ीरो होगा तो उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। वाह, m1 प्लस m2 का सम अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ये किसने पढ़ा है भाई? ये दो महान बच्चों ने लिखा है ना। तो अगेन मैंने कहा ना, इसीलिए मैं कहता हूँ, है ना, पढ़ना और तमीज़ से पढ़ने में छोटा सा अंतर होता है। अभी अभी मैंने तुमको बेवकूफ़ बनाया और सारे बच्चे एक साथ जो हैं बेवकूफ़ बन गए। इसीलिए मैंने बोला कि तुम पढ़ लो ध्यान से और पेज भी खोल दिया, लेकिन एक भी बच्चे ने किसी भी जगह पे ये नहीं कहा कि सर अपन इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं। अगर मैं एच को ज़ीरो ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये समझा था अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट को ज़ीरो ले लूँ तो सर ये ज़ीरो हो गया। सर m1 प्लस m2 ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब सर m1 प्लस m2 ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब सर, क्या मतलब सर? सर इसका मतलब ये है कि अगर m1 प्लस m2 ज़ीरो है तो अगर ये एंगल किसी लाइन ने थीटा बनाया, वो स्लोप m1 था, तो दूसरे वाली को क्लॉकवाइज में ही एंगल थीटा बनाना पड़ेगा और उसका स्लोप m2 रहा होगा। अब एक क्लॉकवाइज है तो m1 हो गया सर प्लस का टेन थीटा और एक हो गया सर m2 तो वो हो गया माइनस टेन थीटा। तो m1 प्लस m2 क्या हो गया सर? जीरो हो गया। इसका मतलब समझ में आया कि एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड थी। एक्स एक्सिस इसके लिए एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, एक्स एक्सिस इसके लिए एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। अब सिंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर एक्स एक्सिस ने एंगल बाइसेक्टर का काम किया तो डेफिनेटली वाई एक्सिस ने भी एंगल बाइसेक्टर का काम किया। कुछ पल्ले पड़ा क्या? कुछ पल्ले पड़ा क्या? तो सही स्टेटमेंट क्या होता? सही स्टेटमेंट सर ये होता कि अगर आप h को जीरो बोल रहे हो तो सर m1 प्लस m2 आपने जीरो बोला। इसका मतलब आप ऐसे बोलो कि द टू लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ में आया क्या? हाँ या ना? फटाफट सब लोग वन या टू लिख दो, पूरी क्लास। पूरी क्लास। वापस से बोलता हूँ, अगर h शून्य हो गया, यहाँ पर देखो, अगर h जीरो हो गया तो m1 प्लस m2 जीरो हो गया। m1 प्लस m2 जीरो होने का मतलब है कि ये आपका एक्स एक्सेस है, ये अपने लाइन ने एक थीटा बनाया तो दूसरी लाइन ने भी थीटा बनाया, ये एक्स एक्सेस हो गया। तो ऊपर वाली लाइन अगर m1 स्लोप की है, नीचे वाली m2 स्लोप की है, तो ऊपर तो हो गया प्लस का टेन थीटा और ये बन जाएगा आपका माइनस टेन थीटा। इसका मतलब है सर m1 प्लस m2 जीरो होने का मतलब वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ एंड वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। एक्स एक्सिस एंगल बाइसेक्टर काम कर रहा है, क्योंकि दो एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो सर वाई एक्सिस भी एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा होगा। हाँ के ना? एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो सकता है अगर वो दो लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो। नहीं समझ में आया? आया कुछ समझ में? तो यहाँ पर अपन लोग क्या लिख सकते हैं?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ h इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स अब h को 2h लिखूं या h लिख के 0 लिखूं, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 लिख रहा हूं। क्योंकि अगर मैं 2 यहां लिख भी दूं, 2h लिख दूं, तो भी 2 डिवाइड होकर के h ही बन जाएगा। मेरी बात शायद समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई लिखेंगे तो वो 2h आएगा। तो फिर बच्चे बोलते हैं सर आपने 2h क्यों नहीं लिखा? अरे 2h लिख लो चलो, लेकिन अब 0 से डिवाइड करोगे तो h ही बन जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। तो 0 के नीचे लेके 2 ले जाओगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो इफ h is 0 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, देन द टू लाइन्स the two lines are equally inclined to x axis, और ये भी हो सकते हैं y axis। समझ में आया क्या? हाँ क्या ना? नहीं आया समझ भाई? ये अपना x axis है, ये अपन ने लाइन बनाई, ये दूसरी लाइन बनाई, ठीक है, ये लाइन बनाई, दिस इज x axis। ये अपनी हो गई m1 स्लोप की लाइन, ये m2 स्लोप की लाइन। क्योंकि ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 की, तो ये दोनों ओरिजिन से ही पास करेंगे। ये अपना y एक्सेस हो गया, ये हो गया ओरिजिन। अब फील करो, ये एंगल थीटा, तो इधर भी एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना सर? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल थीटा ही हो जाएगा ना वापस, वर्टिकली अपोजिट हो गया ना दोनों एंगल। और ये एंगल वापस से देखोगे तो 90 माइनस थीटा हो गया। कैन यू फील, ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, हाँ या ना? क्लियर? आई थिंक क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ, बढ़ा जाए आगे। अब याद करेंगे, क्योंकि मैं एंगल बाइसेक्टर पे आया हूं तो यहां पर मैं एक चीज पे और आगे बढ़ता हूं। अपन लोगों ने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, याद आ रहा हो तो? एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, दो लाइंस अपने को दे रखी थी तो उनके बीच के अपन एंगल बाइसेक्टर निकालते थे, याद आ रहा हो तो दो एंगल बाइसेक्टर आते थे। मॉड लगा के अपन ने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। फिर अपन लोगों ने कहा था कि ये दो आएंगे, और अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है तो एक डेफिनेटली एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूस होगा। फिर हमने उसके चर्चा करी थी, कैसे पता लगाते हैं, सारी बातें आगे करी थी। अब कोई मेरे को बोले यहाँ पे कल को कि जैसे ये आपको वो बोले कि ऐसा करो, ये ले लो आप दो लाइंस, 2x² माइनस 3xy प्लस 7y² बराबर 0। तो आप बोलोगे सर ये तो पेयर ऑफ लाइंस दे दी आपने जो ओरिजिन से पास कर रही है। मैंने कहा कि ये दो लाइंस जो है ना, इनके बीच के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ क्या होगी। अब मैं आज अगर तुमसे बोलूं कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ, तो तुम ये बोलोगे कि सर आप इन दो लाइन को निकालो, पहले L1 और L2 निकाल दो। फिर आपने बताया था ये दो लाइन्स अगर L1 L2 है तो वो फॉर्मूला था हमारे पास, h कॉमा के लेते थे और दोनों पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बराबर कर देते थे मॉड लगा के, तो दो आंसर आ जाते थे। यही करोगे कि नहीं करोगे? अगर मैं तुमसे अगर ये क्वेश्चन अभी पूछूं कि ये दो लाइंस के बीच का एंगल बाइसेक्टर बताओ, तो तुम यही बोलोगे सर निकालो दो लाइंस, पहले L1 निकालो और L2 निकालो। पर अब मैं ये कहता हूं कि मैं L1 L2 निकालू ही नहीं और मैं सीधे ही बाइसेक्टर बता दूं, जैसे कि मैंने अभी पीछे समझाया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस में निकाल दूं, लेकिन मैं M1 M2 की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालूं। M1 M2 की मैं इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालूंगा, लेकिन देखो मैंने सीधे tan थीटा निकाल दिया। कहां से निकलेगा सर? भाई तुम मुझे ये तो दोगे ही सही, तो मैं ए देख लूंगा, एच देख लूंगा, बी देख लूंगा, पर यहां रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? तो अगर हम यही काम एंगल बाइसेक्टर के लिए करें, तो मतलब यही काम अगर हम एंगल बाइसेक्टर के लिए करें, तो नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग इज
combined equation of angle bisector between pair of lines। बहुत सिंपल है, चाहूं तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा दूं, बट एज यू नो कि मैं प्रोसेस थोड़ा बताने में बिलीव करता हूं, तो क्या मैं प्रोसेस बता दूं या फिर तुम चाहते हो सर रहने दो, रिजल्ट बता दो? प्रोसेस बता दूं? ठीक है। प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल, यू हैव टू लिसन बट केयरफुली। एक बार में समझ में आ जाएगा प्रोसेस। ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। पेयर ऑफ लाइंस ओरिजिन से पास करेंगी। तुम बोलोगे सर मैंने ऐसे दो लाइन बना देता हूँ, देखो ये और ये, ठीक है। तो सर ये आपकी y बराबर कुछ m1x हो गई मान लो, और ये y बराबर कुछ m2x हो गई। यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को कोई दुविधा ही नहीं होगी कि अगर हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ले रहे हैं ओरिजिन से पास करती हुई, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 की बात कर रहे हैं, तो ये दो लाइंस ओरिजिन से पास करेगी, एक m1 है और एक m2 स्लोप है। अब तुम बोलोगे सर इसका अगर एंगल बाइसेक्टर की आप बात कर रहे हो, तो सर एंगल बाइसेक्टर तो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ऐसे ये होगा एक बाइसेक्टर। और सर दूसरा इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि दो बाइसेक्टर सर आपने बताया था हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ के ना, ये बाइसेक्टर B1 है, ये बाइसेक्टर सर B2 है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। हाँ या ना? कुछ दिक्कत इतने स्टेप को समझने में? अब मैं बोलूं कि इस लाइन का स्लोप मुझे पता है, तो लेट से इसने θ1 एंगल बनाया। इस लाइन का मुझे स्लोप पता है m2 है, लेट से इसने θ2 बनाया। ये एंगल जो है ये वाला, इधर मैं लिख रहा हूँ θ2 है। तो मैं कह रहा हूँ ये जो बाइसेक्टर बना, ये वाला बाइसेक्टर, लेट से इसने एंगल अल्फा बनाया। क्या बनाया? एंगल अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया। अब तुम बोलोगे सर अच्छा अब तो हमें समझ में आई है, अगर क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो आप सर ये वाला एंगल और सर ये वाला एंगल बराबर करने वाले हो। अब समझ गए हम लोग। तो मैं बोलूँगा हाँ मैं यही करने वाला हूँ। तो सर बोले हैं तो हमको दिख ही गया है। क्या दिख गया है? कि सर ये देखो ये पूरा एंगल कितना था आपका? θ2 था। ये आपने बोला अल्फा है, तो सर ये वाला एंगल जो दिख रहा है मुझे, ये मुझे दिख चुका है सर। ये वाला एंगल जो होगा इतना सा ही एंगल, ये θ2 माइनस अल्फा होगा, ये वाला एंगल सर, ये वाला। हाँ या ना? और सर जी जो दूसरा वाला दिखा रखा है आपने एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? तो सर देखो ये आपने बोला अल्फा है, दिस इज अल्फा, आपने इसे अल्फा बोला और इसे θ1 बोला, तो सर ये वाला एंगल जो है ये आपका हो जाएगा, दिस एंगल विल बी अल्फा माइनस θ1। बोलो हाँ या ना? अब क्योंकि ये बराबर है सर, तो आप मैथमेटिकली इनको इक्वेट करोगे, ऐसे इक्वेट करोगे, और यहां से सर हमें दिख गया कि θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 2 अल्फा हो गई सर। क्योंकि सर आपने θ1 लिया तो tan θ1 की वैल्यू सर m1 हो गई, और tan θ2 की वैल्यू सर कितनी हो गई? m2 हो गई। ये समझ में आया क्या? हाँ या ना? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात तो अपन भूल ही गए कि ये लोकस है, तो सर इस पे आप एक h कॉमा k पॉइंट लोगे, क्योंकि सर बाइसेक्टर B1 ओरिजिन से पास कर रहा है, तो सर हमें याद आया कि जो tan थीटा इसका होगा वो k बाय h के बराबर होगा, क्योंकि आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसके ऊपर अगर कोई एक्स वाई पता है, कोऑर्डिनेट पता है, तो उसका स्लोप सर होता था y अपॉन एक्स का रेशियो। बोलो हाँ या ना? तो अगर सर इसका आप बाइसेक्टर का एंगल दिखा रहे हो अल्फा है, तो सर टेन अल्फा की वैल्यू सर k बाय एच होगी। ये होगी कि नहीं होगी? टेन अल्फा की वैल्यू k बाय एच सर होगी। तो मैंने कहा चलो हो गया, अब तो बचा ही क्या, इस इक्वेशन का टेन ले लो बोथ साइड्स, तो टेन टू अल्फा बनेगा और यहाँ बनेगा टेन θ1 प्लस θ2।
अब लगाओ अपनी कंपाउंड एंगल, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2. It means it is m1 plus m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2. तो यहाँ पे अपने पास 2 टाइम्स k बाय h आ जाएगा. आई थिंक ये सबको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है. और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 माइनस k बाय h का होल स्क्वायर. m1 प्लस m2 का वैल्यू माइनस 2h बाई बी होता है. फॉर्मूला है, अपन ने पीछे याद करने के लिए कहा था. और ये 1 माइनस a बाई बी हो जाएगा. देखो जरा समझ में आया क्या? ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा. अब अपने पास फाइनली क्या बचने वाला है, ध्यान से देखना. इधर आ जाएगा अपने पास एलसीएम लेने के बाद k इंटू एच, और यहाँ आएगा अपने पास एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. और यहाँ आ जाएगा अपने पास माइनस का h अपॉन बी माइनस ए. देखो जरा समझ में आया क्या? हाँ क्या ना, h बीइंग द लोकस, तो इसको मैं इससे काट देता हूँ. हाँ है ना, सब यस सर कर रहे हैं. अगेन किसी का ध्यान नहीं है. फिर मैंने बोला कि मैं गलती करूँगा और पकड़ेंगे नहीं. अब जाकर के कुछ लोगों ने पकड़ना चालू किया. अब समझ में आया कुछ लोगों को लोकस वाली बात? याद आया मैंने कुछ समझाया था? हाँ याद है. इससे एच कॉमा के लेना पाप है यहाँ पे. क्यों है सर पाप? क्योंकि याद करो अपनी जो लाइंस हैं, ये जो अपन ने पेयर ऑफ लाइंस यहाँ पे लिए, उसमें खुद ऑलरेडी कौन होता है? एच होता है. समझ में आया? अब समझ में आया तुम लोगों की? अब लोकस अपन पढ़ते थे, मैंने कहा था ना लोकस धीरे धीरे समझ में आता है जैसे अपन आगे बढ़ते हैं. अब तुम्हें समझ में आया होगा कि सर ने क्यों कहा था कि एच कॉमा के लेना शुरू में एक्स और वाई को छोड़ के. और फिर सर ने एक स्टेटमेंट और कहा था कि एच कॉमा के भी मत लेना अगर एच ऑलरेडी यूज में आ रहा हो तो. तुम्हें कुछ पल्ले पड़ा क्या? क्योंकि अब क्या होगा, ये तुमने इससे काट दिया और दोनों एच क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए. तुम्हें पता ही नहीं रहा कि लोकस वाला एच कौन सा था और जो पेयर ऑफ लाइंस वाला एच था वो कौन सा था. कुछ पल्ले पड़ी मेरी बात? आई थिंक अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो पल्ले पड़ गया होगा कि सर उस दिन जो बता रहे थे उसका मीनिंग क्या है. अब समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती बच्चे जो जल्दीबाजी में कर देते हैं वो एच कॉमा के लेना, एच कॉमा के मत लेना, अल्फा और बीटा ले लो, अल्फा और बीटा ले लो, ये लोकस है. तो अब इसे तुम लिखो बीटा बाय अल्फा, ये लोकस है तुम्हारा. अब समझ में आ गया होगा आई थिंक कि गलतियां कैसे होती हैं और हम उनको क्यों नहीं पकड़ पाते. क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को समझते नहीं है जैसे बोला जा रहा है. उसको अगर हम एक बार में समझ लें और मान लें कि टीचर ने ये बोला है तो बस यही फॉलो करना है, तो फिर गलती ही नहीं होगी. समझ में आ रहा है? अल्फा को तो यहाँ पर ये जो एंगल है ना ये तो हट जाएगा. अगर तुम चाहते हो तो मैं इसको अल्फा भी नहीं लेता हूँ. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो एल कॉमन ले लेता हूँ. एक बच्चे ने कहा कि सर ये अल्फा यहाँ पे आ रहा है, बट क्योंकि अपन टेन अल्फा का वैल्यू लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा. बट एनीवेज इसको अपन कुछ और ले लेते हैं. लेट्स से एल कॉमा एम ले लेते हैं, है ना. ये लोकस है अपना, तो एम अपॉन एल लिख देंगे. तो ये आ जाएगा अपना 2 टाइम्स एम बाय एल और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एम बाय एल का होल स्क्वायर. और यह आ जाएगा माइनस 2h बाई बी और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ए बाई बी. अब इस 2 को 2 से काटने में कोई दिक्कत नहीं है ना. और m और l डोंट फॉरगेट दे आर लोकस. दिस इज लोकस. ये जो p पॉइंट अपन ने यहाँ पे लिखा है ये क्या है अपना? ये है लोकस. जैसे भूलना मत कि ये l का मतलब x है, m का मतलब y है ना. आई थिंक अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बोलने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं. ये ml बनेगा और यहाँ बनेगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर. और यहाँ पे आएगा आपका पास माइनस एच अपॉन बी माइनस ए. हाँ या ना? इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एम की जगह और एल की जगह एक्स और वाई रख दें अगर अपन, तो आई थिंक दिख गया होगा सबको कि दिस इज एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू ए माइनस बी। जरा देखना सही लिखा है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। और यहाँ एच लोकस नहीं है, एच तो आपका पेयर ऑफ लाइंस वाला एच है जो हाफ टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होता है। देखो जरा, अगर बात कुछ पल्ले पड़ी हो तो। अब क्या है ना कि आई वुड लाइक यू पीपल टू रिमेंबर दिस, है ना, आई वुड लाइक यू पीपल टू रिमेंबर दिस, इसे याद रखो। ये फॉर्मूला है अपना, सीधे अपने को पेयर ऑफ लाइंस के बीच का क्या देगा, ये एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर भी कैसा, कंबाइंड। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कुछ बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, लाइक दिस, ऐसे। बट आई विल नॉट प्रेफर यू पीपल टू राइट लाइक दिस। तुम खुद सोचो कि मैं तुम्हें ये ऐसे याद रखने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ। थोड़ा सोचो मन में कि मैं इसे ऐसे याद रखने के लिए क्यों मना करूंगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया कि सर अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे तो फिर अगर ए और बी बराबर हो गया तो नीचे आपको जीरो दिखेगा, तो फिर आप बोलोगे अनडिफाइंड, और एच भी जीरो हो सकता है सर। तो सर ये इसीलिए आप मना कर रहे हो, क्योंकि अगर देखो सर यहाँ पे आप ए इक्वल टू बी लिखोगे तो आपका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो आएगा। अगर आप एच को जीरो लोगे सर तो आपका आंसर एक्स वाई बराबर जीरो आएगा, जो सर यहाँ नहीं देखेगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो वाई एम सेइंग कि ऐसे मत याद करना, उसका मैंने रीजन समझा दिया। होपफुली सबको समझ में आ गया है कि मैंने ऐसे याद करने के लिए क्यों बोला है। अब यहाँ पर अपन नोट करके लिख भी देते हैं कि इफ h is 0, h का मतलब है हाफ टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। इफ h is 0 then what you are going to get is एक्स वाई बराबर 0। और इसी तरह से अगर a माइनस बी 0 हो जाए then your answer is एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये मैं आगे एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक सबको दिख रहा है, दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की कंबाइंड इक्वेशन है ये। और ये जो अपने पास आ रहा है दिस इज वाई बराबर एक्स लाइन और दूसरी लाइन वाई बराबर माइनस एक्स, ये आपकी पेयर ऑफ लाइंस बन जाएगी। हाँ कि ना, हाँ कि ना। अरे भाई ये दो लाइंस क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन है। दिस इज एक्स बराबर जीरो एंड वाई बराबर जीरो, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और अगर मैं इसको जीरो कर रहा हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स बराबर वाई एंड एक्स बराबर माइनस वाई। तो ये आपकी दो पेयर ऑफ लाइंस हैं जो कि एक्स एक्स बराबर वाई बराबर एक्स और वाई बराबर माइनस एक्स हो जाएगी। हाँ कि ना, क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे ये लाइंस दी, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस लेट से सेवन वाई स्क्वायर बराबर जीरो, किसी ने मुझे ये दिया और मुझे बोला कि इनके एंगल बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन बताओ, एंगल बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन बताओ, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एच मतलब हाफ टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो माइनस का 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, तो ए माइनस बी। क्या सबको समझ में आया क्या, कितना आसान हो गया पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल बाइसेक्टर लिखना। तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रूफ तो मैंने तुमको जान पूछ के लिया था और आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि सर ने ये प्रूफ क्यों कराया। मैं ये प्रूफ कराने के पीछे जो मेरा मेन मकसद था वो था लोकस, और लोकस के अंदर की जो प्रॉब्लम थी वो। और इसको ये लेने से कई बच्चों को तो समझ में आ चुका था कि उस दिन सर क्यों कह रहे थे कि लोकस आप धीरे धीरे सीखते हो और आप अपनी गलतियों को अगर पहचानते हुए जाओगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के खत्म होने से पहले आपको लोकस अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ या ना, आई थिंक प्रोसेस एक बार पढ़ लेना और इस बात पे गौर फरमाना और इसको याद कर लेना। समझ में आया क्या, यू शुड रिमेंबर दिस, क्लियर।
नहीं, एल कॉमा एम मानने का ये देखो, एल कॉमा एम भी क्वेश्चन में काम आ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि एच कॉमा के ही आएगा, एल कॉमा एम भी तो आ सकता है क्वेश्चन में काम। क्वेश्चन में ऑलरेडी अल्फा और बीटा भी हो सकता है, तो आपको कुछ कंस्ट्रेंट नहीं रखना चाहिए, यू कैन टेक एनी थिंग, बस ये ध्यान रखो कि वो क्वेश्चन में काम ना आ रही हो, बस इतना सा ध्यान रखना चाहिए, है ना। अल्फाबेट बचे ही नहीं। अच्छा, तुमने एबीसीडी अच्छे से नहीं पढ़ी है। एबीसीडी को भी अगर लोगे तो 26 अल्फाबेट होते हैं, उसके बाद अल्फा बीटा गामा डेल्टा स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करोगे तो काफ़ी होते हैं बेटा, चिंता मत करो, मैथ्स में इतने ज़्यादा वेरिएबल नहीं दिखेंगे कि तुम्हारे पास यूज करने के लिए ही ना बचे, ऐसा मत सोचो, है ना। बी पॉजिटिव, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ूँ आगे, एक दो क्वेश्चन कर लिए जाए क्या। रफ कॉपी और पेन तैयार हो जाए सब लोगों का। मैं इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, मेरा गला सूख गया है, मुझे थोड़ा पानी पीने की आवश्यकता है, तो मैं पानी पीऊंगा। मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आई विल होप कि तुम लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। अब थक गया हूँ मैं, मतलब लगातार सोचो, बोले जा रहा हूँ मैं, 1 मिनट के लिए भी मैंने रुका नहीं हूँ और तुमको सारा प्रोसेस समझा दिया है। ये देखो तुम्हारा प्रोसेस, यहाँ से चालू किया था अपन ने पेयर ऑफ लाइन से, होमोजीनियस समझा दिया, डिग्री 2 समझा दिया, डिग्री n समझा दिया है, m1 प्लस m2 का रिलेशन बता दिया, m1 m2 का रिलेशन बता दिया है ना, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस बता दिया है, गलतियां मीनिंग में कहाँ इंटरप्रिटेशन होगा, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे, अच्छे से देख लो। अब ये कंबाइंड एंगल बाइसेक्टर बता दिया। अब मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे दूं। अब अपन क्लास देखो, अब टेस्ट नहीं है अपना, थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड करेंगे, है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहें सब लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप सब लोग कर लेंगे। यू हैव 3 मिनट्स, डन, 3 मिनट्स। हुआ भाई। बहुत आसान है, देखो अपना दिमाग को खोल के रखो, पीछे जो पढ़ते हुए आए ना
उसको रेजिस्ट मत करो कि मैं यूज नहीं करूंगा। ये मत सोचो कि आज की क्लास में मैंने जो पढ़ा है वही काम आएगा, है ना। थोड़ा सा अपन ब्रॉड सोचने लगे। वन ऑफ द स्टूडेंट सेइंग कि सर इसमें तो ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। पता नहीं ये कैसे कह रहा है ये कि बना नहीं सकते, बहुत आसानी से दिख रहा है ट्रायंगल बनेगा। मतलब दिस इज सरप्राइजिंग कि इसको क्या सोच के ऐसा लगा। आई डोंट नो, बट देयर मे बी समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, है ना। थिंकिंग प्रोसेस गलत है। डेफिनेटली ट्रायंगल बनेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो, देर आर मोर देन वन वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, है ना। ये तो मैं बता सकता हूँ। और जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं सब लोगों ने सेम मेथड जरूर यूज नहीं किया होगा टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, क्योंकि कई बच्चों ने अपना अपना तरीका अलग अलग यूज किया होगा। बट प्रूव हो जाना चाहिए आपका मेथड कोई सा भी होगा ना, क्योंकि एक से ज्यादा तरीके हैं डेफिनेटली, इसमें डाउट नहीं। और देखो, इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बोलूँ, है ना, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बच्चे, है ना, वो सब सोच लेते हैं और फिर प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे आसान पार्ट है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। मतलब अगर मुझसे कोई बोले कि प्रूव करो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और उसका एरिया निकालो, तो मैं सबसे पहले एरिया निकाल दूंगा, है ना। प्रूव करो तो अलग चीज है। इसका मतलब वो जब बोल रहा है प्रूव करो कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो मतलब वो प्रूव होना ही है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एग्जाम में प्रूफ तो नहीं मिलेगा मुझे। मुझे मिल सकता है कि दिस ट्रायंगल फॉर्म्ड इज इक्विलेटरल एक ऑप्शन में, दूसरे में वो राइट एंगल बोल देगा, तीसरे में वो बोल देगा उसका एरिया ये है ना। ऐसे चार ऑप्शन बनाएगा वो और मोर देन वन में। अब इस क्वेश्चन में जैसे मेरे को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो अपने को ये पता है, ध्यान से सुनना, कि दिस इज पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू रीजन। तो डेफिनेटली ये दोनों लाइंस मैंने बना दी जो ओरिजिन से पास करी, इस तरह से ये दो लाइंस बना दी मैंने। एक ऐसी भी हो सकती है ना, कोई बच्चा बोले कि सर मैंने ऐसे नहीं बनाई है, मैंने तो सर ऐसे सोची थी दो लाइंस, एक ऐसे सोची थी मैंने, एक ऐसे सोची थी, और सर एक ऐसे सोची थी। तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दो लाइंस बनानी है बस, हमें एग्जैक्ट प्लॉटिंग थोड़ी करनी है यहाँ पे। अब जो तीसरी लाइन है वो यहाँ पर अपने को दिख रही है एक्स प्लस वाई बराबर वन, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होपफुली सबको दिख रहे हैं। तो वो लाइन ऐसी होगी जो एक्स एक्सेस को और वाई एक्सेस को कहाँ कट करेगी, 0,1 पे और 1,0 पे। ये लाइन आपकी है एक्स प्लस वाई बराबर वन। हाँ के ना। अब लेट्स से दिस पॉइंट इज P and this point is Q. तो which triangle they are talking about? OPQ triangle they are talking about. अब OPQ triangle वो बोल रहे हैं कि इक्विलेटरल होना चाहिए और इसका एरिया बताओ। क्या हम लोग याद कर सकते हैं, हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग की क्लासेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, कि अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो अगर मुझे इसकी ये हाइट पता चल जाए, H फॉर दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मुझे ये हाइट पता चल जाए तो इसका एरिया होता था। याद आ रहा है किसी को एरिया क्या होता था? H के टर्म में लिखा था। कैन एनीबडी रिकॉल? प्रूव भी किया था मैंने और कहा था इसको याद कर लेना। शायद एच स्क्वायर बाय रूट थ्री था, शायद तुम लोगों को याद हो। चलो मेरे को तो याद है, लेकिन तुम्हें देख लो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे प्रूव किया था याद होगा, ये साइड ए लिया था, एक तरफ साइड ए था, बोला था ये a/2 है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो अपन ने कहा था h अपॉन ए इज साइन का 60 √3/2। तो a हो गया अपना 2h/√3, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करा था तो 4h² बाई 3 आ गया था, 4 से 4 कट गया था तो h² बाय √3 आ गया था। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट तो 0 0 है। तो क्या तुम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस
एच नहीं निकाल सकते यहाँ पे? तो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं ना सर। 0,0 से ही तो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं सर लाइन पे। तो 0,0 से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं सर, तो सर एच की वैल्यू क्या हो गई? तो सर 0, 0 माइनस 1 बाय रूट टू, सर 1 बाय रूट टू। तो सर एरिया क्या हो गया? तो एरिया हो गया सर एच स्क्वायर बाय रूट थ्री। तो ये आ जाएगा सर 1/2√3 स्क्वायर यूनिट्स। कुछ पल्ले पड़ा क्या, है ना? वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग सर एच की वैल्यू -1/√2 आएगी। क्यों आएगी भाई -1/√2 भाई साहब? परपेंडिकुलर डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है। खैर एनीवेज यार छोड़ो यार, है ना? ये लोग थोड़े से टाइम पास वाले हैं। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो फिर माफ़ कर दिया मैंने, है ना? ऐसे टाइपिंग मिस्टेक मत करो। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे प्रूव करूँ मैं? तो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर देखो ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 0, 0, ये वाला आप निकाल लो, ये वाला निकाल लो और फिर आप डिस्टेंस वाला लगा दो। मैंने बोला यार मज़ा नहीं आया, मतलब ये तो कोई बहुत अच्छा तरीका हुआ नहीं। तो सर वो सर ठीक है अच्छा वाला तरीका। तो मैंने कहा अच्छा वाला बताओ चलो। सर वो सर ये स्लोप m1 है और ये सर m2 है। चलो इससे देखते हैं सर। तो सर लाइंस आपकी थी एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये थी सर लाइंस। सर आपने एम में क्वाड्रेटिक बनाना सिखाया था, तो मैंने भी वही किया। ये बन गया मेरा सर क्वाड्रेटिक। देखना बड़ा समझ में आया कि नहीं आया? एम में क्वाड्रेटिक बना दिया। कैसे बना दिया एम में क्वाड्रेटिक? अभी अगर पूरी क्लास ध्यान से सुन रहे हैं तो समझ में आ गया होगा। सर ये बना आपका एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 3। ऐसे लिख दूं क्या इसको मैं? सर ये आपका m-2 का होल स्क्वायर और सर ये आपका √3 का होल स्क्वायर। सो m-2 की वैल्यू सर प्लस √3 या सर m-2 की वैल्यू -√3। सर इसका मतलब समझ में आ गया हमें कि एक स्लोप तो आपका हो गया 2 माइनस √3 और एक स्लोप हो गया सर आपका 2 प्लस √3। होपफुली कंपाउंड एंगल की ये बड़ी फेमस वैल्यूज हैं, सबको याद आता होगा। कब 2 प्लस √3 आता है टेन थीटा और कब आता है 2 प्लस √3। तो आई थिंक सबको दिख गया होगा कि सर इसका मतलब अगर ये आपने 2 माइनस √3 बोला है और सर ये आपने अगर 2 प्लस √3 बोला है, इसका मतलब सर ये एंगल आपका 15